देखो जो लास्ट क्लास में हमने क्लासिकल मेथड स्टडी किया था, क्लासिकल मेथड स्टडी किया था हमने पेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या था, कुछ ड्रॉबैक्स थी आपके पास। नंबर वन ड्रॉबैक तो ये थी कि वो जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दे रहा था आपके पास, जो डिजायर्ड था वो आपको नहीं मिल रहा था, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा था आपके पास, तो इसलिए बेस्ट मेथड नहीं था। सेकंड ये था, जो आप डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते थे उसकी यील्ड जो है वो लो थी, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा था, इस वजह से जो मेन कंटेंट आपको चाहिए था उसकी यील्ड लो थी। इस रीजन की वजह से क्लासिकल मेथड को अच्छा मेथड नहीं माना जाता पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आपके पास एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, ठीक है, मैरीफील्ड। मैरीफील्ड साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, सॉलिड फेज सिंथेसिस की, सॉलिड फेज सिंथेसिस की, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को सिंथेसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड फेज सिंथेसिस जो है वो बेस्ट मेथड है इन कंपैरेटिव टू क्लासिकल मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस। तो अब देखते हैं कि सॉलिड पेप्टाइड्स, जो सॉलिड फेज सिंथेसिस थी आपके पास, सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, इसमें क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसको ज्यादा यूजफुल माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये होता है कि अब प्रोसीजर में क्या होता है, जब आप पेप्टाइड सिंथेसिस कराते हो तो सॉलिड फेज सिंथेसिस में क्या होता है, जनरली जो सपोर्ट होता है जिसपे आप पेप्टाइड की सिंथेसिस कर रहे हो वो एक सॉलिड सपोर्ट होता है, ठीक है, सॉलिड सपोर्ट होता है जिसके ऊपर क्या करोगे, आप पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस कराओगे। और ये जो सॉलिड सपोर्ट होता है ये इनसॉल्युबल होता है, किसी भी चीज में इनसॉल्युबल होता है। सेकंड जो है, इसमें जो पोर्स होते हैं, पोरस स्टेट होती है इसमें। पोरस स्टेट का क्या मतलब है, जैसे ये आपने सॉलिड सपोर्ट लिया तो इसमें क्या होंगे, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होंगे। इन पोर्स का क्या यूजफुल होता है कि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी है या फिर एक्स्ट्रा रिएजेंट है तो वो क्या करेगी, इन पोर्स के थ्रू इजीली आप किसी भी जो सोलवेंट है, अच्छा सोलवेंट जो इन इम्प्योरिटी को और एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज और बाय प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकता है, वो सोलवेंट आप पास कर दो इस सॉलिड फेज से, तो इन पोर्स की वजह से क्या होगा, ये सारी इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएंगी। तो ये इसकी एडवांटेज है जिसके लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस को बेटर मानते हैं क्लासिकल मेथड से। अब इसमें होता क्या है, जो आप सॉलिड सपोर्ट ले रहे हो, जो आप सॉलिड सपोर्ट ले रहे हो वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक पॉलीमर होता है, ठीक है। और पॉलीमर किस चीज का होता है आपके पास, वो होता है स्टायरीन का। स्टायरीन का पॉलीमर होता है आपके पास, इस तरीके से स्टायरीन का स्ट्रक्चर होता है, ये पैरा वाला होता है, CH डबल बॉन्ड CH2। आगे जब पॉलीमर चैप्टर पढ़ोगे तो इसको एन लिखते हैं और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करके इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये स्टायरीन मॉलिक्यूल होता है, इसी चीज का पॉलीमर बना होता है। अब जो स्टायरीन है इसको ट्रीट कराते हैं CH2Cl के साथ, यानी कि जो आपके पास सॉलिड सपोर्ट पूरा बन गया वो है आपके पास क्लोरोमिथाइलेटेड पॉलीमर, ठीक है। तो इस तरीके का बनेगा आपके पास, जैसे ये आपका पॉलीमर है CH ठीक है, ये तो स्टायरीन वाला मॉलिक्यूल हो गया। अब इसको क्या करना है, CH2Cl से भी ट्रीट कराना होता है, ताकि जो आपका पॉलीमर पूरा है वो क्या बन जाए, वो बन जाए क्लोरिड मिथाइल क्लोरीनेटेड स्टायरीन पॉलीमर, ये इसका पूरा नाम होता है। तो जो पॉलीमर आप यूज कर रहे हो वो इस तरीके का होता है, और इसको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है रिएक्शन में, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका पॉलीमर है और ये है CH2Cl, तो ये आपका सॉलिड बेस है जिसके ऊपर हमने क्या करनी है, पेप्टाइड की सिंथेसिस करनी है। बताओ इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है ना सबको समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब हमें इसकी रिएक्शन कैरिड आउट करानी है। तो रिएक्शन कैसे कैरिड आउट कराते हैं, देखो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं आपको। सबसे पहला स्टेप्स क्या है, जो भी आप एमिनो, देखो 2 अमीनो एसिड लेते हो आप, 2 अमीनो एसिड लोगे तभी तो आपके पास क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस होगी। ये स्टेप होता है, ये सबको पता है, कंडेंसेशन स्टेप होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड की, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इस तरीके से आपको बनाना होता है। अब सॉलिड फेज सिंथेसिस में आप क्या करोगे, देखो जो सबसे पहले वाला स्टेप होता है आपके पास फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या होगा, जो भी आप अमीनो एसिड ले रहे हो, ठीक है, ये होता है आपके पास अमीनो एसिड CHR COOH। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, जो भी अमीनो एसिड है वो क्या होना चाहिए, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होना चाहिए,
ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं, जो अमीनो साइड को प्रोटेक्ट करते हैं, वो यूज करने हैं आपने। और उसमें जो बेस्ट है वो आपके पास बोक है, टर्शरी ब्यूटाइलोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं इसको, टर्शरी ब्यूटोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैच हो जाता है। तो जो आपका पहला अमीनो एसिड बन गया वो कुछ इस तरीके से बनता है, BOC। उसके बाद जो भी चेन होती है आपके पास CHR, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो प्रोटेक्टेड वाला है अमीनो एसिड, एन साइड वाला प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है, वो लेना है। इसको अब आपने ट्रीट कराना है जो आपके पास पॉलीमर है उसके साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भी आपके पास ये बन गया है NH CHR डैश C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, इसको ट्रीट कराना आपने पॉलीमर के साथ। ये हमारे पास पॉलीमर था, पॉलीस्टाइरीन वाला पॉलीमर, इस तरीके से। तो अब इस स्टेप में क्या होगा, ये रिएक्शन होती है किसी बेस की प्रेजेंस में, तो इसमें क्या होगा, ये Cl जाएगा यहाँ से और ये जाएगा H। तो यहाँ पे बना क्या, एक एस्टर लिंकेज बन गई आपकी। अगर HCl को आप रिमूव करो तो डायरेक्ट आप ये देखोगे ये आपकी एक एस्टर लिंकेज बन गई। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ये आपने बोक ग्रुप लगाया है यहाँ पे, इसको रिमूव करना है। और जो हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड भी हमें अटैक कराना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इस बोक को अब सेकंड स्टेप में रिमूव कर देंगे। तो अब जब इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको रिमूव करते हो तो रिमूव करने के लिए जो रिएजेंट यूज करते हो वो यूज करते हो CF3COOH, ट्राईफ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये सिंपल अब यहाँ पे जो बोक ग्रुप लगा हुआ है इसको कर देगा रिमूव। ठीक है, अब इस स्टेप से क्या हुआ, अब जब इसको रिमूव कर देगा तो यहाँ पे सिंपली क्या आ गया आपके पास, NH2 है, ये CHR डैश C डबल बॉन्ड OCH2 और ये आपका पॉलीमर। ठीक है, अब ये वाली साइड फ्री है और ये वाली साइड बाउंड है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, अब इस जो ये बच गया आपके पास, इसको ट्रीट कराएंगे अपने सेकेंड मोलिक्यूल के साथ। ठीक है, सेकेंड मोलिक्यूल जो जिसके साथ ट्रीट कराएंगे वो भी क्या होना चाहिए, बोक बोक की तरह होना चाहिए, यानी कि उसमें जो NH2 ग्रुप है वो बाइंड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन क्या होगी, कंडेंसेशन स्टेप को फॉलो करेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल ले लिया आपने जो ऑलरेडी जिसकी क्या है, अमीनो वाली साइड बाउंड है, CHR और ये आगे COOOH, इसमें H फ्री है। ठीक है, और जो एक ये पॉलीमर वाली साइड थी आपके पास, पॉलीमर में क्या हो गया, अब ये जो अमीनो ग्रुप था ये हमने फ्री कर लिया था एसिटिक एसिड डाल के। तो अब ये बन गया आपके पास C डबल बॉन्ड OCH2 और ये था आपके पास पॉलीमर, इस तरीके से था। तो अब क्या होता है, एक DCC यूज किया था हमने लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि जब C टर्मिनल वाले के लिए हम कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे DCC यूज करते हैं। तो अब DCC क्या करेगा, सिंपल आपकी रिएक्शन करा देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो साइड है आपके पास, यहाँ से OH जाता है आपके पास। ठीक है, और यहाँ से क्या जाएगा, H चला जाएगा। तो ये आपके पास एमाइड लिंकेज की फॉर्म हो जाएगी, BOCNH डबल बॉन्ड O। देखो इसको, तो अगर यहाँ से OH चला गया आपके पास, अगर ये OH जाता है आपके पास, ये यहाँ से OH गया और यहाँ से आपके पास H गया, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, BOCNHCH डबल बॉन्ड O और यहाँ से आ गया NHCHCOO, मतलब ये सारा आपके पास बन जाता है। आप ये कह सकते हो कि C डबल बॉन्ड O, NH का जनरेशन हो गया, यहाँ पे OH यहाँ से गया और H यहाँ गया, तो ये आपकी लिंकेज बन गई। एज इट इज क्या रहा, यहाँ पे बोक ग्रुप अभी भी प्रेजेंट है। तो लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस बोक ग्रुप को भी आप क्या करोगे, रिमूव करना चाहोगे। तो अब बोक ग्रुप को रिमूव करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से CF3CH डालना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब आपके पास बोक ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो जब आप बोक ग्रुप को रिमूव कर दोगे तो आपके पास इस तरीके का बन जाएगा, CHR डबल डैश C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, ये जो अभी बनाया था हमने वो वाला है। उसके बाद ये क्या है, जो सेकंड वाला था स्टेप आपके पास, CH2, ये पॉलीमर। ठीक है, दो साइड थी आपके पास, एक H2N ये वाला था, एक ये अमाइड लिंकेज बच गई। और ये जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल था इस पे ऑलरेडी पॉलीमर प्रेजेंट था। तो अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब ये पॉलीमर भी तो आपको रिमूव करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सिर्फ अमीनो एसिड चाहिए वहाँ पे। तो अब आप जब पॉलीमर को रिमूव करोगे तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, उसके लिए आपने रिएजेंट यूज करना है HF। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है ये आपके पास। तो जब आप HF यूज करोगे तो डायरेक्ट ये आपका क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा, और जो C डबल बॉन्ड O है लास्ट में वो H में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दो अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन करके पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हो। तो ये है आपका सॉलिड फेज सिंथेसिस वाला मैकेनिज्म। समझ में आया अभी आप लोगों को? हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या कुछ? तो ये था आपका, उसका सॉलिड फेज सिंथेसिस हो गया है कंप्लीट। इसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया आपने? सबसे पहले तो जो अमीनो एसिड लिया है आपने, ठीक है, उसको ही प्रोटेक्ट कर देना आपने। ठीक है, जो अमीनो एसिड ले रहे हो उसको प्रोटेक्ट करोगे। सेकंड में क्या करना है, उसको रिमूव करोगे फर्स्ट वाले को। और फिर थर्ड वाले में क्या करना है, डीसीसी की हेल्प से दोनों को पॉलीमराइज करा देना है, कंडेंसेशन स्टेप को फॉलो करना है, अमाइड लिंकेज बन जाएगी। स्टेप 4 में आप लोगों ने क्या करना है, जो बो ग्रुप लगा हुआ है उसको फिर से आपको रिमूव करना है। उसके बाद लास्ट में आपके पास पॉलीमर वाली चेन प्रेजेंट रहती है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, पॉलीमर को भी रिमूव करना पड़ेगा ताकि जो डिजायर्ड अमीनो एसिड है हमारे पास वो ऑब्टेन्ड हो जाए। तो उसके लिए आप एच ऐड करोगे। देखो ये जो होता है ना, कुछ और आपके पास एसिड होते हैं, जैसे कि इस चीज को याद रखना आप, कि कुछ हाइड्रोलिसिस करनी होती है हमें लास्ट वाले स्टेप में। जो लास्ट स्टेप है आपके पास, हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लास्ट स्टेप में। क्या हो गया, काम ही नहीं कर रहा था। लास्ट वाले स्टेप में हमें हाइड्रोलिसिस करनी होती है जब हमें पॉलीमर को रिमूव करना होता है। तो जनरली आप जब हाइड्रोलिसिस करते हो ना, तो वो जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं सबको ब्रेक कर देता है, ठीक है। लेकिन एच एक स्पेसिफिक रिएजेंट ही है, वो लेना है हमें। वो क्या करेगा, सिर्फ पॉलीमर वाली साइड ही हाइड्रोलिसिस करेगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपने कोई और रिएजेंट ले लिया कोई और स्टेप से, जैसे एसिड बेस हाइड्रोलिसिस करा दिया आपने, तो वो क्या करेगी, जो बीच में आपका ऑलरेडी पेप्टाइड बॉन्ड आपने जो सिंथेसाइज किया है ना, वो भी ब्रेक हो जाएगा। इसलिए स्पेसिफिकली बोला जाता है कि आपको एच ही लेना है इस केस में। तो ठीक है, क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को? उस, हाँ जी देखो, जनरली क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, ये जो आपका स्टेप नंबर 5 है ना, इसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, देखो इस स्टेप में आपका ये बन गया था, स्टेप 4 में ये वाला कंटेंट बन गया था। तो यहाँ पे क्या है, CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है ना आपका। तो अगर मैं सिंपल हाइड्रोलिसिस कर देती, स्टेप 5 में सिंपल हाइड्रोलिसिस कर देती, तो वो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाता। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ ये लास्ट वाला पॉलीमर रिमूव करना है हमें। तो हाइड्रोलिसिस हम इस स्पेसिफिकली करेंगे कि हमारी हाइड्रोलिसिस ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक ना करे, सिर्फ इस बॉन्ड को ब्रेक करे। तो इसके लिए आप एच रिएजेंट को ही यूज करते हो। अगर आपने कोई और रिएजेंट यूज कर लिया, जैसे एसिड बेस हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करना है एच, ताकि आपको पेप्टाइड वाला बॉन्ड भी तो मिले, क्योंकि आपने यही तो बनाया है। अगर आपने सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दी तो आपका ये बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से हमें क्या करना है, इसमें एच का यूज करना है, ताकि सिर्फ पॉलीमर को रिमूव कर पाए वहां पे वो, और जो आपके अमीनो एसिड है डिजायर्ड है वो आपको मिल जाए। बताओ क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को? हाँ जी, समझ में आ गया क्या? उसके बाद जो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है पेप्टाइड्स वाला, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो भी पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज करके आपके पास मॉलिक्यूल बनते हैं ना, उनको हम कंबाइनिंगली बोल देते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स बन गए। अब प्रोटीन्स जनरली क्या होते हैं आपके पास, आपने देखा होगा कि जितने भी हम ह्यूमन बींग है या फिर एनिमल है, देखो जनरली क्या होता है, जो ह्यूमन बींग होती है या फिर एनिमल्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन पार्ट वहीं प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन पार्ट बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन पार्ट कुछ नहीं है, जो भी आपके पास ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड, इन बॉन्ड का कॉम्बिनेशन होकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके पास, उनको बोला जाता है प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे पास। ये प्रोटीन क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर होते हैं। नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है कि ये हमारे पास प्रोटीन है। ठीक है, अब प्रोटीन क्या है, जैसे एग्जांपल्स ले हम, तो जो भी हमारे पास स्किन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, स्किन, हेयर, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर देखा जाए कि प्रोटीन के मेन कंटेंट कंटेंट कौन कौन से हैं, तो जनरली कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी होता है कई केसेस में। तो इन सब एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारे पास प्रोटीन बन जाता है। कुछ एक मेटल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे आयरन मेटल हो गया, मैग्नीशियम हो गया,
फॉस्फोरस हो गए, तो ये सब क्या है, ये भी कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारे पास प्रोटीन बनता है। अब हमें देखना है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो प्रोटीन को आप कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, वो है इसके पास। तो जो प्रोटीन है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों ही तरीके में जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो बेसिकली हम करेंगे उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। दो तरीके के क्लासिफिकेशन है, दोनों के ही बेस क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। यानी कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उस बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी कि जो पहला क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के प्रोटीन पढ़ने हैं आपको, दो तरीके के प्रोटीन पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3D। तो पहला होता है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और जो सेकंड होता है आपके पास वो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन।